Assalamu alaikum students, welcome to CSS Examined and today we are going to discuss about one of the US presidents जो कि विड्रो विल्सन है। अब विड्रो विल्सन जो है उनसे रिलेटेड CSS के अंदर एक सवाल आया, Why wasn't Wilson successful in convincing US Congress to become part of League of Nations? अब हमारे से स्टूडेंट्स कई बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि जी हम ये गेज नहीं कर सकते कि किस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड में से कौन सा सवाल आएगा। देखें, किसी भी प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के एक या दो डोमिनेंट थीम्स होते हैं। जिस तरह वुडरो विल्सन के टाइम पीरियड के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 थी और सब्सिक्वेंटली ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ब्रुसेल्स के अंदर आपके पास लीग ऑफ नेशंस डेवलप। तो आपको जो भी सवाल आएगा विल्सन के टाइम पीरियड से वो इसी थीम के अंदर से आएगा। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि विल्सन के टाइम में 1919 में 1918 में जो थी सेनेट उसका इलेक्शन रिपब्लिकन्स जो थे वो क्यों जीत गए और डेमोक्रेट्स क्यों हार गए। दीज आर नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आने। एक डोमिनेंट थीम होती है प्रेसिडेंट की, जिस तरह रीगन के टाइम के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी है तो रीगनॉमिक्स के ऊपर सवाल आया। जिस तरह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के टाइम में न्यू डील है, इसके ऊपर 2 बार सवाल आ चुका हुआ है। जिस तरह क्लिंटन के टाइम के इकोनॉमिक मसले तो क्लिंटनॉमिक्स के ऊपर सवाल आया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर जॉर्ज बुश पे आएगा तो वो वॉर एंड टेरर से रिलेटेड आएगा या उस थीम से आएगा। वुडरो विल्सन की जब आप बात करते हैं तो उसमें फिर लीग ऑफ नेशंस और वर्ल्ड वॉर 1 की बैकग्राउंड से आएगा। सो अगर हम वुडरो विल्सन की डेट ऑफ बर्थ याद करके जाएंगे तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वी विल हैव टू स्टडी हिज प्रेसिडेंसी और उसकी प्रेसिडेंसी के अंदर जो डोमिनेंट थीम है हमने उसको एड्रेस करना है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट we are going to address one of the questions that came in probably 16 या 18 के अंदर या शायद 17 के CSS में ये सवाल आया था। That you can check, but this question will obviously help us understand how to answer question related to US president. अब आप आ जाएं इस सवाल के पहले 3 पार्ट। पहले पार्ट के अंदर we will try understand कि जो विल्सन था ये लीग ऑफ नेशन बनाना चाहता क्यों था, उसका आइडिया क्या था, उसका केस क्या था और फिर उसको मसाइल क्या पेश हुए और फिर हम एनालिसिस कर लेंगे। तो पहला पार्ट जो है उसका जवाब ये है कि वुडरो विल्सन का जो केस था फॉर द लीग ऑफ नेशंस उसके 14 पॉइंट्स थे। नॉट कायदे आज़म, विल्सन इज द आर्किटेक्ट ऑफ 14 पॉइंट्स। तो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे इसमें वाज द सॉल्यूशन टू एंड वॉर और इस 14 पॉइंट्स के अंदर से 8 जो थे वो जियोपॉलिटिकल करैक्टर के थे। कोई भी जियोपॉलिटिकल करैक्टर का जो पॉइंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इवन इन दैट केस किसी भी किस्म की जियोपॉलिटिकल चेंजेस किसी भी वॉर के अंदर हो रहे हैं, फॉर दैट केस वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2 हो, वो हमारे से ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता। वी आर नॉट डिस्कसिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द वॉर। एनीवेज जो आखिरी 6 पॉइंट्स थे दे वर कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पीस। इन 6 पॉइंट्स के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन जो है उसकी बुनियाद और उसका वो लिखा जाता है। So just before we start understanding कि उसका केस था क्या, हमें ये समझना है कि वो बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ सीज की, which was a very big thing at that time। उससे पहले एक लफ्ज यूज होता था मारे कलीसिम, जिसका मतलब ये होता था सी इज नॉट ओपन फॉर ऑल, इज नॉट ओपन फॉर ऑल। तो ये जो था इस हिसाब से was a very revolutionary idea of that time and then he wanted कि जी secret treaties और negotiations को किया। इससे पहले बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम था वो राइज था यूरोप के अंदर, जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ छुप छुपा के एग्रीमेंट्स कर लेते, समटाइम वो ओपन भी होते थे कि अगर मेरे पे ये हमला करेगा तो तुम मेरे साथ मिल जाना। अब हमला करने वाले को पता नहीं होता था हमला करने से पहले कि अगर मैं इसमें हमला करूंगा तो कितनी कंट्रीज मिलके मेरे पे हमला करेंगे। देयरफॉर अग्रेसर जो था वो अग्रेशन कर जाता था, वो कभी तो समझता था वीक समझता था अपने एग्रीव्ड पार्टी को। तो इस वजह से क्या होता था कि जब अग्रेशन होता था तो पूरा यूरोप जो था वो यूज्ड टू गेट ड्रैग्ड इनटू द वॉर। सो दैट इज व्हाई हिज पॉइंट वाज कि आप ओपन डिक्लेयर करें कि भैया आप एक कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो ताकि अग्रेसर जो है वो अग्रेशन करने से ही रुक जाए, रादर देन कि आप सीक्रेट ट्रीटीज कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, जिस तरीके से आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में देखते हैं कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैं, जिसके ऊपर हमने कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं। एंड देन इससे ज्यादा लिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए वाशिंगटन कंसेंसस की एक वीडियो भी अवेलेबल है,
आप उसको भी जाके देख लें। तो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को राइज करना चाहता था। ये जमाना वो है जिस जमाने, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात कर रहे हैं, जब मर्चेंटलिज्म का एंड हो रहा है और मर्केंटलिज्म के एंड के ऊपर कॉलोनीज जो है वो आजाद हो रही हैं। सो दैट इज व्हाई ही वांट्स कि एस्टैब्लिश किया जा सके इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर कॉलोनीज जिससे चाहें वो ट्रेड कर सके। सो दैट इज वन ऑफ हिज पॉइंट। सेकंड ये था कि वो राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, नेचुरली आपको इकोनॉमिक लिबर्टी देनी है तो ऑन द अदर हैंड आपने हर सूरत के अंदर लोगों को वो प्रोवाइड तो करना है सेल्फ गवर्नेंस, अदरवाइज तो वो चीजें नहीं खरीद सकते। If England is deciding the fate of India and deciding what India needs to import and export, तो फिर ट्रेड तो हो नहीं सकती। So that was a prerequisite इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए कि सेल्फ गवर्नेंस भी आप उनको दे दें। फिर आर्म्स की रिडक्शन की बात करना शुरू कर दी कि जी ओवरऑल आर्म्स टनेज को रिड्यूस कर दिया जाए, नेवी की शिप्स की टनेज को रिड्यूस कर दिया जाए, वेपनरी को रिड्यूस कर दिया जाए। So arms reduction was one of the points. These 5 points became the basis of League of Nations. And League of Nations जो था वो एक international peace forum था। That forum was to address any irregularity in international relations। को लड़ाई होती है आपस में बैठ के उसमें negotiate करने का जो forum था, that was international, that was League of Nations। So ये 5 points culminate करते हैं at the end of the day in the establishment of League of Nations। However, as history tells us, League of Nations was not ratified। There is a reason behind that। वो नहीं हो सका, उसको भी हमने डिस्कस करना है। विल्सन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था that he thought कि जी मुल्कों को अपनी सेल्फिश नेशनलिस्टिक सेंस को निकाल के साइड पे करके, सेल्फ सीकिंग इंटरेस्ट को साइड पे करके सेल्फिशनेस की तरफ जाना है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, फॉर द बेटर गुड ऑफ द होल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसी वजह से वो जब खड़ा हुआ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन द चैम्बर्स ऑफ सेनेट, वेयर for the very first time an American president after 1789 himself came into the Congress to present a treaty। ये बहुत symbolic बात थी। वो इससे पहले वो जॉर्ज वॉशिंगटन was the only president who had done it। तो ये वो खुद आया and he said that the stage is set। उसने कहा कि now the stage is set और हमारी डेस्टिनी जो है वो क्लोज हो गई है। वो किस पॉइंट डेस्टिनी की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि मॉनरोए डॉक्ट्राइन जो है अब वो वाला काम जो है वो क्लोज हो चुका हुआ है, हमारी डेस्टिनी जो है वो इस सेंस के अंदर क्लोज हो चुकी हुई है। इट हैज कम अबाउट बाय नो प्लान ऑफ आवर चूजिंग। हम खुद से ये नहीं चाहते थे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से हुआ, बाय द हैंड ऑफ गॉड। वी कैन नॉट टर्न बैक। हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया हमें दे रही है हम इससे पीछे नहीं हट सकते। द लाइट स्ट्रीम्स ऑन द पाथ अहेड एंड नोवेयर एल्स। ये जो रास्ता है अब वो आगे की तरह है, वो प्रोग्रेशन की तरफ है। वो हमें अमेरिका को विल हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था ऑफ व्हाट मॉनरोए डॉक्ट्राइन एंड आइसोलेशनिज्म, ये उसके कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहा हूं। ये है वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म का जो केस है जो विल्सन का था। अब इस विल्सोनियन आइडियलिज्म को, इसको हम विल्सोनियन आइडियलिज्म कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड विल्सोनियन आइडियलिज्म? ये विल्सोनियन आइडियलिज्म ये है कि विल्सन ये चाहता था कि आप जो एक्सेस पावर्स हैं जिनको आपने हरा दिया है, जो डिफीटेड हैं, उनको रेपरेशंस ना लगाएं, उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनको एक मौका दें टू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सो ये था जो काम वो करने की कोशिश कर रहा था। इसको कहते हैं विल्सोनियन कंप्रोमाइज। वो कंप्रोमाइज करना चाह रहा था विद द एक्सेस पावर्स टू कम एंड बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पीस प्रोसेस। और ये स्ट्रगल जो थी ये विल्सन ने खुद लीड की टू क्रिएट लीग ऑफ नेशंस। इसके ऊपर बाद में इस पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। He also wanted कि Allied और Axis जो है वो पार्टनर ऑफ फ्यूचर पीस बन जाए, as I have told, or he was disliked by European powers। Naturally, European powers were suffering and they wanted a resounding victory। They wanted to put reparations on Germany। वो जर्मनी के ऊपर जुल्म करना चाहते थे, वो उसकी जमीन लेना चाहते थे, उसके मैंडेट्स लेना चाहते थे, कॉलोनीज लेना चाहते थे। Wilson on the other hand used to say कि नहीं आप ऐसा ना करें, आप इनको पार्टनर टू पीस बना लें, and this is called the Wilsonian compromise। ये है विल्सन का आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव and why League of Nations he thinks needs to be developed। अगला पार्ट है League of Nations। League of Nations was not ratified। One of the reason World War II happens is because the League was not ratified, and there is a reason behind that। We need to understand that। और वो ये था कि 1918 के अंदर जो रिपब्लिकन्स थे, आपको ये समझना है कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन है, ही इज अ डेमोक्रेट।
और रिपब्लिकन जो है वो सेनेट के अंदर जो अपर हाउस है नेचुरली वो उसको, बल्कि इनफैक्ट बोथ हाउसेस वो उसके अंदर मेजॉरिटी ले लेते हैं 1918 में, और इसकी वजह से वो लेजिस्लेटिव ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ने जो लीग ऑफ नेशन को इन्विजन किया था, जो लीग ऑफ नेशन के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर लीग ऑफ नेशन की शेप थी वो नहीं थी जो विल्सन ने इमेजिन की हुई थी। विल्सन कहता था कि आप कंप्रोमाइज करें, मैंडेट्स जो हैं उनको ना एक्सचेंज करें, आप कॉलोनाइजेशन को कंटिन्यू ना करें, आप कॉलोनाइजेशन को आजाद करें। तो ये वो सारी चीजें थी जो विल्सन करना चाह रहा था। और लिबरल्स जो थे, जो कांग्रेस के अंदर जो थे, वो नेचुरली ये जो अमेंडेड फॉर्म ऑफ लीग ऑफ नेशन आया, जिसके अंदर लीग ऑफ नेशन एक हिसाब से आप यूं कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा था, लिबरल्स वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट इट। और इस वजह से भी जो उसकी सपोर्ट थी विल्सन की जाती, that it even also did not play in hands of Wilson, and Wilson was not able to ratify it. और इस में सेनेटर हेनरी कैबट जो था और लॉज एंड हिचकॉक, ये भी दो सेनेटर्स हैं, इनकी भी रिजर्वेशंस थी। हेनरी कैबट जो था इसने तो पर्सनली असॉल्ट किया था, पर्सनली ही, नॉट असॉल्ट इन द सेंस ऑफ फिजिकल असॉल्ट, इट टुक द असॉल्ट टू द कांग्रेस, और उसने कहा कि मैं नहीं ये पास होने दूंगा। इसकी बुनियाद जो थी वो उसकी पर्सनल राइवलरी थी टू सम एक्सटेंट, एंड आल्सो द फैक्ट दैट देयर वाज पार्टीजन पॉलिटिक्स, कि जो कहते थे कि ये डेमोक्रेट लेके आना चाह रहे हैं तो मैं नहीं होने दूंगा, ये रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं। लॉज और हिचकॉक, लॉज जो था सेनेटर लॉज वाज अ आइडियलिस्ट, बट वो इतना भी आइडियलिस्ट नहीं था। अच्छा, अब देयर इज अ प्रॉब्लम। लॉज जो था वो आइसोलेशनिस्ट लिबरलिज्म था, लिबरल आइसोलेशनिस्ट। वो लिबरल था, ही वांटेड लीग ऑफ नेशन, बट वो लीग ऑफ नेशन की वो फॉर्म पसंद नहीं करता था कि लीग ऑफ नेशन कॉलोनीज को एक्सटेंड कर रही है। ब्रिटेन जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेंट तब बनेगा जब उसकी कॉलोनीज जो है वो बची रहेंगी। तो इस बुनियाद के ऊपर ही डिड नॉट लाइक द लीग ऑफ नेशन जो आई, और प्लस वो लीग ऑफ नेशन के आर्टिकल 10 के अगेंस्ट था। वो कहता था यूएस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। और आर्टिकल 10 क्या था? आर्टिकल 10 ये कहता था कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला होगा तो अमेरिका एंड ऑल द पावर्स हु हैड रैटिफाइड विल कम टू एड दैट कंट्री। तो ये चीज जो थी दैट वाज अगेंस्ट द मॉन्ट्रियल डॉक्ट्रिन, एंड नेचुरली इस वजह से लॉज वाज नॉट आल्सो सपोर्टिंग विल्सन, जो कि वैसे आइडियलिस्ट था, डेमोक्रेट था, और उसकी रिजर्वेशंस अकेली उसी की नहीं थी, ही हैड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम। हम किसी एक सेनेटर को नहीं पढ़ रहे, हम एक ग्रुप्स ऑफ सेनेटर्स को पढ़ रहे हैं। दोज आर नोन एज लॉज एंड हिचकॉक रिजर्वेशंस। फिर विल्सन की एलिंग हेल्थ थी। विल्सन जब गया 1919 के अंदर इसको खुद सेनेट के अंदर प्रेजेंट करने के लिए, तो उसको ऐसा वेलकम नहीं किया गया while he was presenting the treaty himself. He therefore obviously had to start a wide campaign जिसमें उसने लोगों से जाके कहना था कि भाई लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट करें इसके लिए, and people call for this kind of a support. He went to governors, he went to states, और state से वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। However, this all had toll on his health, and he had a stroke that made him incapacitated. ये जो है इसने इस हरकत, इस स्ट्रोक की वजह से प्रेसिडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज जो थी वो भी डिक्लाइन, और वो किसी कंप्रोमाइज को जिस पे वो खुद पहुंच सकते थे अगर वो अपने सेंसेस के अंदर होते, if that is the right word to say it, तो वो अगर अपने सेंसेस में होते, तो वो अगर किसी कंक्लूजन पे कंप्रोमाइज पे पहुंचते, वो वहां पर पहुंचने से उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर फाइनली जो चीज उन्होंने खुद क्रिएट की थी, उन्होंने खुद ही उसके खिलाफ अपना फाइनल डेथ नेल साबित हुए, और उन्होंने अपने लोगों को ये कहा कि आप इस ट्रीटी को अब पास ना होने दें, और इनको कहा कि आप इररिकंसिलिएबल्स के अंदर पार्टिसिपेंट हो, इररिकंसिलिएबल का हिस्सा बन जाए। अब ये इररिकंसिलिएबल कौन थे? ये वो लोग थे जो कि ये कहते थे कि हमने लीग ऑफ नेशन को बिल्कुल भी रेटिफाई नहीं करना। विल्सन ने क्यों कहा इनको? विल्सन ने इसलिए कहा बिकॉज विल्सन ये कहता था कि हम ट्रीटी जो है, ये जो क्या नाम है, जो अमेंडेड फॉर्म की ट्रीटी है, हम इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। मैंने इनफैक्ट यहाँ पर डिटेल भी शेयर की। इररिकंसिलिएबल के अंदर 3 टाइप्स थे। एक आइसोलेशनिस्ट थे जो ये कहते थे कि जी अमेरिका को पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। रियलिस्ट ये कहते थे कि हल्की फुल्की पार्टनरशिप होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 10 को हम रेटिफाई नहीं करेंगे। और आइडियलिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि ट्रीटी शुड नॉट बी विदाउट एनी, मतलब ट्रीटी को हमने रेक्टिफाई करना है विदाउट एनी एडिशंस। तो ये रेटिफिकेशन नहीं है, रेक्टिफिकेशन है, कि रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाई किए बगैर ट्रीटी को एक्सेप्ट करना। तो ये था
जो विल्सन ने एट द एंड ऑफ द डे वो खुद उसने अपने आइडिया को जो है वो सुसाइड करवा दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अमेरिका, there was a talk in town that America must focus on internal progression, यानी मॉनरोए डॉक्ट्रिन के आइसोलेशनिज्म के ऊपर बात हो रही थी। यही रिजर्वेशनिस्ट का एजेंडा था। वो रिजर्वेशनिस्ट जो रिजर्व रहना चाहते थे, नहीं थे इंटरनेशनल हिस्सा बनना चाहते इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। फिर एंग्लोफोबिया ऑफ सेनेटर मैकॉर्मिक, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये कहते थे कि जिस तरीके से ट्रीटी के अंदर ब्रिटेन हिस्सा बन रहा है, ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को सेव करना चाहता है, ब्रिटेन अपनी इंटरनेशनल कॉलोनीज को सेव करना चाहता है, तो वो ये कहते थे कि ये ब्रिटिश एम्पायर की नेफेरियस डिजाइन है। फिर उसके बाद जो पर्सनल एंटीपैथी थी, जिस तरह सेनेटर हेनरी कैबर्ट थे, सेनेटर शर्मन थे, ये पेक्यूलियर पार्टीजन पॉलिटिक्स के, जी हम मिसाल के तौर पर रिपब्लिकन है तो नहीं पास होने देंगे कोई भी चीज डेमोक्रेट की तरफ से आएगी। आर्टिकल 10 वाज अ प्रॉब्लम, नेचुरली जो रिक्वायर करता था अमेरिका हिस्सा बनेगा कॉन्फ्लिक्ट का, ये भी बहुत बड़ा मसला था। फिर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट वारन जी हार्डिंग हु केम आफ्टर विल्सन, उन्होंने इस सारी अप्रोच को, लीग ऑफ नेशन की रेटिफिकेशन की किसी भी पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया। उन्होंने आखिरी नेल इन द कॉफिन साबित हुए बाय पासिंग नॉक्स पॉटर रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन उन्होंने अपने आने के बाद पास की। हाउएवर उन्होंने एजेंडा जो था उनके जीतने का, वो एजेंडा ही ये था दैट अमेरिका विल नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और फिर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने इनवाइट ही नहीं किया ट्रीटी मेकिंग के लिए किसी भी और को। ये प्रेसिडेंट, ये वारन जी हार्डिंग की नहीं बात हो रही, ये विल्सन की बात हो रही है। विल्सन ने जब इसको फ्रेम कर रहा था तो कर्नल हाउस के साथ मिलकर उसने फ्रेम किया, कर्नल हाउस, तो उसने किसी को नहीं बुलाया, कांग्रेस को नहीं बुलाया। नेचुरली ये मिस्टेक थी, ये भी नहीं करना चाहिए था, मशवरा लेना चाहिए था। एंड फाइनली सेनेट जो था उसने जो ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन थी उसको क्लोजर का, एक सेनेट के पास इख्तियार होता है कि इसको डिस्कशन को बंद किया जाए। व्हाइल चैम्बर वाज इवन डिस्कसिंग ट्रीटी, सेनेट ने वोट कर दिया कि इसको क्लोज कर दिया जाए। दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज 3 पार्ट्स जिसमें इसको अटेम्प्ट करना है। एंड आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आई होप अब आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी प्रेसिडेंट की किसी डोमिनेंट थीम से रिलेटेड सवाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।